आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की रचना पंच परमेश्वर, जो हमें सिखाती है कि न्याय हमेशा सत्य और निष्पक्षता पर टिका होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तब जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उसके निकट रिश्तेदार में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम चढ़वा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। हलवे पुलाव की वर्षा की गई, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। बुढ़िया न जाने कब तक जाएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया है, मानो मोल ले लिया है। बघाई दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने में तो अब तक एक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपया क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई यह थोड़ी ही समझा था कि मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। वे बोले, हाँ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस बारे में जुम्मन को कुछ भी शक न था। आस पास का ऐसा कौन था जो उनको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उनका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे ही नहीं। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर हो गया था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका फैसला करना जरूरी था। विरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हो। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हाँ करके टाल दिया। किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जो खाला की झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बालों की हंसी उड़ाने लगे। ऐसे न्याय प्रिय दयालु लोग बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा, तुम ही थोड़ी देर के लिए पंचायत में चले आना। अलगू, यूं आने को मैं आऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरे पुराने मित्र हैं, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा, क्या बिगाड़ के भय से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उससे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उससे कोई जीत नहीं सकता। अलगू उस सवाल का कोई जवाब न दे सके, पर उनके हृदय में यह सब गूंज रहे थे। क्या बिगाड़ के भय से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब वहां भी पंचायत आरंभ हुई।
फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई। निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। 5 लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर मैंने इसके साथ रो धो कर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार कर नहीं सकती। तुम्हारे सिवाय और किसे अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलो। अगर मुझ में कोई ऐब देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है। पंचों का हुक्म सर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किससे पंच बदते हो। अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस सदस्यों में से विशेष कर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैर था। इसलिए उन्होंने क्रोध से कहा, खाला जान, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे पंच बद दो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुद से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, चौधरी ही सही है। मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा है तुमने हमारी मदद की है और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी उसकी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है, इसलिए शांत चित्त होकर बोले, पंचों खाला जान मुझसे महीने का खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिबाबा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं। नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था, इसलिए पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से बहस करनी आरंभ की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित था कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। मगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिबाबा नामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो
और शत्रु का सा व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे। इसे समय के हेर फेर के सिवाय और क्या कहूं। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। यही कलयुग की दोस्ती है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक हल्का झोंका भी ना सह सका। सचमुच वह बालू ही की जमान पर खड़ा था। अब वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यह चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी तेसर में बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पचाही जाति के सुंदर बड़ी बड़ी सींगों वाले थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अलगू को शक हुआ कि जुम्मन ने बैल को जहर दिया है। चौधराइन ने जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर दिया है। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। आखिर यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। इनका गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाकर वे मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। वे दिन में 3-3 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की। खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया, फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर बैल राम को राती साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ साथ खल्ली और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपन। महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लोहो सूख जाता था। हड्डियां निकल आई थी। एक दिन चौधरी खेत में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे। उस पर साहू जी ने कोड़े फटकारने लगे। बैल कुछ दूर दौड़ा और फिर बस चाहा कि जरा दम ले लो, पर साहू जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से झटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। मारे गुस्से के साहू जी मरे बैल को कोसने लगे। अब भागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचा था। 200-250 रुपए कमर में बांधे थे। इसके अलावा गाड़ी पर कई बोरे नमक था। उससे छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रत जगा करने की ठान ली। चीलम पी गया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहालते रहे। अपनी जान में तो वे जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब।
घबराकर इधर उधर देखा तो कोई कनस्तर तेल भी न दारद। अफसोस में बेचारा सिर पीटने लगा और पछाड़ खाने लगा। रोते बिलखते घर पहुंचा। इस घटना को हुए कई वर्ष बीत गए। अलगू अब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू जी और साहुआइन दोनों ही झल्लाए कुत्तों की तरह चढ़ बैठे थे और अन्न बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है, मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने लगे। इस तरह फटकारे सुनकर बेचारे चौधरी अपना सा मुंह लेकर लौट आते। एक बार वे भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। हाथापाई की नौबत आ पहुंची। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानुस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वे परामर्श देने लगे कि इस तरह के सिर्फ फुटबॉल से काम न चलेगा, पंचायत कर लो। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पंचों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे फिर पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्यों, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। अलगू ने दिन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक 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 करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वे बात तो ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर कहा, मुझे क्या उज्र होगा। अपनी जिम्मेदारी की समझ हमारे बहुत से संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही समझे हमें रास्ता दिखाने वाली बन जाती हैं। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का डर पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो निकलेगा वह देववाणी के समान है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू समझू की हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को कुछ दंड देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसा निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और जुम्मन साहू, पंचों ने तुम्हारे मुआमले पर अच्छी तरह विचार किया। समझो को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिया जाता तो आज समझो उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसे बड़ा कठिन परिश्रम कराया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय हो। चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय हो। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता रहा। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनको गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था। आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है।
अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर हरी हो गई। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब इंसान न्याय की गद्दी पर बैठता है तो उसे रिश्तों से ऊपर उठकर सिर्फ सच्चाई का साथ देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।